नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में बढ़ चुकी है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस आमने सामने हैं। मेरे साथ चिराग पासवान है पूरी घटना के ऊपर, इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। सर, जिस लोजपा को रामविलास पासवान ने एक छत के नीचे पूरे परिवार और पार्टी को आगे बढ़ाया, उस परिवार और पार्टी को टूटने का कितना मलाल है और कितना दुख है सर? देखिए, दुख कितना है इसको तो क्या शायद मैं शब्दों में बयां कभी कर ही नहीं पाऊँगा। पार्टी और परिवार, पापा ने निरंतर पूरा जीवन प्रयास किया कि किस तरीके से दोनों को साथ लेकर चला जाए। पापा ने अपने भाइयों को उनको स्थापित करने के लिए पूरा जीवन उन्होंने इस बात का प्रयास किया। आज उनके नहीं रहने के बाद ईमानदारी से बोलता हूँ, दुख है मुझे इस बात का कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो परिवार और पार्टी को एक साथ रखें, और परिवार को तो ख़ास तौर पर, क्योंकि मेरे छोटे चाचा जी का निधन पहले ही हो चुका था और पापा के निधन के बाद चाचा ही थे जो परिवार के मुखिया थे, और उन्हीं के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी थी कि वो परिवार को एक साथ रखें। और मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरे लिए वो सिर्फ मेरे चाचा ही नहीं थे। पापा के निधन के बाद मैं पिता की छवि उन्हीं में ही देखता था, और हर कार्यों के लिए मुझे उम्मीद थी कि जैसे पापा उंगली पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही मेरे चाचा भी मेरा मार्गदर्शन करते। पर जिस तरीके से, और पता नहीं क्यों मुझे इसी बात का है कि मुझे कारण ही नहीं समझ में आया। एक तो होता है ना कि आप पार्टी में आप टूट करते हैं, चुनाव समीप होता है, उसके समीकरण साधने के लिए, या वो आज ना चुनाव सर पर, ना कोई कारण ऐसा, तो ऐसे में पार्टी और परिवार को तोड़ने का कारण क्या बना, ये मेरी समझ में ही नहीं आया। बट बहरहाल मैं इस बात को कहता हूँ कि मैं अनाथ उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन पापा का निधन हुआ था। मैं तब हुआ जब चाचा ने भी, आज मेरे घर पर कोई बड़ा नहीं है, मेरी मम्मी को अगर आप छोड़ दें तो कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिवार को संभाले, परिवार को देखे, या परिवार को का मार्गदर्शन करे। तो ऐसे में चाचा ने तो जो किया, साथ ही में मेरा छोटा भाई प्रिंस, जिसको मैं बेटे से ज़्यादा प्यार करता था, उसको पढ़ाता था, स्कूल जाता था, उसके रिपोर्ट कार्ड से उसकी साइन करता था। तो इन दोनों ने इस तरीके से धोखा देने का, और वो भी एक ऐसे समय में जब हम लोग पारिवारिक तौर पर एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पापा के निधन को अभी 9 महीने भी नहीं हुए। बरखी मना लेते एक बार कम से कम हम लोग साथ बैठकर। वो एक ऐसा दिन होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है। इस बार तो मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरे और मम्मी के साथ होगा। तो दुख बहुत हुआ, कारण नहीं समझ में आया। एक बार बस बात कर लेते, मेरा बस इतना ही कहना था कि एक बार वो मुझसे बात कर लेते। उनको मंत्री बनना था, मैं खुद उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने मैं रखता विचार के लिए। अगर उनको लोक जनशक्ति पार्टी से किसी को मंत्री बनाना होता तो मैं खुद आग्रह करता कि चाचा जी को बनाया जाए। उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, मैं खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने मैं रखता। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, ऐसे पिता का अंश हूँ मैं, जिन्होंने निरंतरता में ये सब देखा है। तो मुझे मंत्री बनना या किसी अध्यक्ष बने रहना, मुझे इन सब में किसी चीज़ की मुझे कोई लालसा नहीं है। पर चाचा एक बार कहते तो कम से कम। चाचा ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि भतीजा तानाशाह हो गया, इसलिए इस तरह का कदम उठाना पड़ा पशुपति कुमार पारस को। देखिए, अगर मैं तानाशाह होता, मुझे लगता है उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप व्यक्तिगत तौर पर आप उसमें मौजूद थे, आप लोगों ने अपने कैमरा में सारा रिकॉर्ड किया है, तो आज 95% से ज़्यादा मेरी पार्टी के लोग मेरे साथ क्यों खड़े रहते हैं। आज हम लोग की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो बॉडी होती है वो मिनिमम ऑफ 75 लोगों की होती है, उसमें से 66 लोगों के एफिडेविट मेरे पास हैं। अगर आप फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो राष्ट्रीय प्रकोष्ठ होते हैं पार्टी की, उसकी अगर आप बात करें तो 15 में से सिर्फ एक छोड़ दें मजदूर प्रकोष्ठ, तो सारे प्रकोष्ठ मेरे साथ हैं। 36 स्टेट और यूटी मिला के, यूनियन टेरिटरीज मिला के हमारे प्रेसिडेंट हैं। उसमें से लद्दाख के प्रेसिडेंट की कभी नियुक्ति ही नहीं हुई। बट अगर उसके अलावा अगर आप देखें तो 35 में से 33 आज की तारीख में मेरे साथ खड़े हैं। हमारे जितने प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े, उसमें से 129 प्रत्याशी आज की तारीख में मजबूती से मेरे साथ। तो अगर मैं इतना ही तानाशाह होता, मैं इतना ही एरोक्रेटिक होता, तो आप मुझे बताइए ना कि इतने लोग मेरी पार्टी के, मेरे संगठन के अधिकांश लोग आज मेरे साथ क्यों खड़े होते हैं। जिस तरीके से अब पार्टी को लेकर के लड़ाई आगे बढ़ चुकी है, चुनाव आयोग आप लोग दोनों पहुंचे, क्या लग रहा है कि बंगला आपके पास रहेगा सर? ये बंगला तो ज़रूर रहेगा मेरे पास, किसी भी कीमत पर। पापा की बनाई हुई पार्टी है, उनके खून पसीने से सींची हुई पार्टी है, और जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी मौजूद है, मैं पार्टी
को कहीं गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। हम लोग पार्टी का शपथ पत्र पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन है कि मैं पार्टी के झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा। तो ये वादा मेरा मेरे पिताजी से है कि मैं पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल उन्हीं की बनाई हुई पार्टी के लोगों के पास रहेगा। आप जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे सर, उस वक्त आप नीतीश कुमार के खिलाफ खुले मंच से ऐलान करा था कि नीतीश कुमार के नीति के खिलाफ हम हैं। जिन्हें नीतीश कुमार को बिहार में चाचा के नाम से लोग जानते हैं, एक सियासी चाचा हो गए, एक आपके अपने सगे चाचा हैं। अब दो चाचा के खिलाफ आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको किसी भाई की ज़रूरत है मौजूदा समय में? देखिए, अब तो मुझे लगता है मेरा संघर्ष अकेले ही है, और आज की तारीख में मेरी माँ के आशीर्वाद के साथ अगर कोई मेरा साथ दे रहा है तो उसे बिहार की जनता है। और इसीलिए मैं इस आशीर्वाद यात्रा पर भी मैं निकल रहा हूँ, और मैं से बिहार की जनता से अब मुझे सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए कि अब मैं अकेला हूँ पूरी तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार की जनता मेरा साथ दे। और जिसका जो जिक्र आपने किया वो मेरे छोटे भाई हमेशा से ही हैं। मैं आप शायद तेजस्वी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो तेजस्वी मेरे छोटे भाई हमेशा से हैं, और वो और उनका परिवार हर सुख दुख की घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। पापा जी, लालू जी एक लंबे समय से दोनों मित्र रहे हैं, और ये हम लोग के व्यक्तिगत संबंध हैं। इसके हर चीज़ को 1+1 11 नहीं करना चाहिए, 1+1 कई बार 2 भी होता है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। मेरे वो छोटे भाई रहे हैं, और उन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में जो अपना समर्थन व्यक्तिगत और सार्वजनिक तौर पर जो मुझे दिया है, उसके लिए मैं उनका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे पिताजी की जयंती मनाने का फैसला उनके और उनकी पार्टी के द्वारा लिया गया। पिताजी को इतना सम्मान देने के लिए मैं दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बट हाँ, आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। राजनीतिक और कानूनी तौर पर पहले पार्टी की लड़ाई लड़नी है, और उसके बाद सबसे पहले जनता के बीच जाकर उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद लेना है। नीतीश कुमार के खिलाफ आप कैसे आगे लड़ाई बढ़ाइएगा सर, क्योंकि मौजूदा समय मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है नीतीश कुमार काफ़ी ताकतवर बने हुए हैं, कैसे लड़िएगा उनके साथ? आपके पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होता जी, तो उसके पास भगवान और भगवान के आशीर्वाद से जनता का साथ तो ज़रूर ही होता है। और मेरे साथ तो मेरी भगवान, मेरी माँ और जनता सब है मेरे साथ। जहाँ तक रही बात मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, पिछले चुनाव में भी मैंने जनता के बीच सिर्फ फैक्ट्स को रखा था। जो सच्चाई है मैंने जनता के सामने रखा था। भले वो बिहार में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, या चरमराती शिक्षा व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। और मैंने हमेशा कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आने वाले दिनों में बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। बिहार का कोई एक ऐसा सक्षम परिवार नहीं है, उसको पहला मौका मिलता है अपने बेटा बेटी को बिहार से बाहर भेजता है। बाहर जाने के बाद बेटा बेटी वहीं पे जाकर पढ़ाई करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और उसके बाद बुढ़ापे में जब माँ बाप की तबीयत खराब होती है तो उनको मिलने जाता है, उनको देखने जाता है, वो भी अगर समय पे पहुँच पाए तब। ये परिस्थिति क्यों है? क्यों बिहार में अभी भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है? क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? क्यों ये सारी IT सेक्टर बिहार में क्यों नहीं खुल सकता? सबसे बड़ी बात जी, आप भी साक्षी हैं, क्योंकि जब वो दिल्ली लैंड हुए थे तो आपने भी उनसे ये बात पूछी थी, आपने भी उनका इंटरव्यू किया था। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए जी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से दिल्ली आना पड़ता है। क्यों? 15 साल से वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या इन 15 सालों में हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार में इतनी व्यवस्था भी नहीं की कि एक ऐसा अच्छा अस्पताल हो या एक ऐसा अच्छा डॉक्टर हो जो हमारे मुख्यमंत्री का कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर दे? अगर उनको अपने ऑपरेशन के लिए दिल्ली आना पड़ता है तो आप मुझे बताइए ना कि बाकी बिहार के जो बुजुर्ग हैं या जिनको भी इस ऑपरेशन की ज़रूरत है वो कैसे आएंगे? क्या आप उनको भी आप 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए आप उनको चार्टर फ्लाइट करवा के देंगे? ये व्यवस्थाएं मेरे प्रदेश में क्यों नहीं मिलती? बस मेरा इतना सा सवाल है, और यही सवाल मैंने विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता से ही मैंने पूछा था, और आने वाले दिनों में निरंतरता में मैं पूछता रहूँगा। जब तक मेरा प्रदेश बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं बनता है, तब तक मैं सवाल पूछता रहूँगा। आप सिर्फ नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं सर, बीजेपी से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि वो भी सरकार में साथ में है, तो बीजेपी से भी सवाल आप पूछ सकते हैं। यही आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं, बीजेपी से आप डर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के? देखिए, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ। सच्चाई की राह पर चलने से मैं कभी नहीं डरा। पापा कभी नहीं डरे तो मैं क्यों डरूं? नीतीश कुमार जी से सवाल सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को जानता है वो इस बात को ज़रूर जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री का वर्किंग स्टाइल ऐसा रहा है कि वो किसी दूसरे
से राय मशवरा नहीं करते, वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। अधिकारियों पे बहुत ज़्यादा वो भरोसा करते हैं, नेताओं पे बहुत कम भरोसा करते हैं। उनकी अपनी पार्टी के भी मुझे लगता है ना के बराबर ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री होंगे जिनसे वो ज़्यादा बातचीत कर कर बोलें। और यही मैंने बार बार कहा कि बिहार में जिस तरीके से अधिकारी राज वहाँ पर हावी हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री है। तो जब वो अपनी पार्टी के ही नेताओं, विधायकों, सांसदों से जब वो राय मशवरा नहीं करते होंगे, तो ऐसे में वो भाजपा के लोगों से पूछें। मेरा पूरा विश्वास, और क्योंकि गाहे बगाहे मेरी भाजपा के कई प्रदेश के नेताओं से भी बातचीत होती है, तो उनसे मुझे फीडबैक मिलता है कि उनसे कोई राय मशवरा लिया नहीं जाता। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री, और वैसे भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की आती है, आज केंद्र सरकार में कुछ भी होता है तो तुरंत विपक्ष के लोग सीधा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं। तो जब मुखिया, जब प्रदेश के आप होते हैं, तो जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपके ऊपर बनती है, क्योंकि आप उस सरकार को आप लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा प्रश्न डेफिनेटली, और मैं बिना अपने लक्ष्य से भटके हुए, मैं अपने प्रश्न सीधे उन्हीं पर ही दागूंगा जिनसे जवाबदेही जिनकी बनती है। चलिए, एक अंतिम प्रश्न ये है सर कि अपने बिहार में कहावत है, जो मुसीबत में साथ न दे उसको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। आप मुसीबत में हैं, सब कोई देख रहा है। बीजेपी के लोग आपके ऊपर एक भी कमेंट करने को तैयार नहीं है। मैं बहुत कोशिश किया, मैं भी सर काफ़ी लोगों से मिला, बीजेपी कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या बीजेपी से अभी भी आप नाता रखेंगे या फिर छोड़ दीजिएगा? आपको लगता है मेरी ऐसी हैसियत बची है, या मेरी अब वो औकात है कि मैं किसी दूसरे से मैं पूछूं, जिसके अपने ही आपको धोखा दे दें? जी, यहाँ पर मेरे पिता तुल्य, और पिता तुल्य ही नहीं, बिहार में हम लोग चाचा पापा में फ़र्क नहीं करते हैं। पापा ही बोल के बुलाते हैं, मजली माँ, मजले पापा, छोटी माँ, छोटे पापा, यही हम बुलाते हैं। उसी शब्द से, जो अपने पिताजी को जिस शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं, उसी शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया, मेरा भाई जो मेरे बेटे के समान है, जब इन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया, तो मैं क्या प्रश्न करूँ? आज की तारीख में मैं मुख्यमंत्री पे भी क्या उंगली उठाऊँ कि आपने मेरी पार्टी को क्यों तोड़ा? जब मेरे अगर अपना मेरा साथ देते, तो 7 जन्म में कोई मुझे इस तरीके का धोखा नहीं दे सकता था। तो धोखा जब मुझे अपनों से मिला है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी पे क्या प्रश्न उठा सकता हूँ? चलिए, ये मम्मी के सिवा, आपके मम्मी के सिवा कोई आपके साथ अभी नहीं है फिलहाल। क्या मम्मी को आप आगे पॉलिटिक्स में कीजिएगा सर, या पार्टी को संभालने के लिए चिराग के पीछे या आगे रखिएगा मम्मी को? देखिए, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, और वो पिताजी के साथ भी चट्टान की तरह वो खड़ी रही हैं। मैंने उनको, शी वॉज मैरिड टू माई फादर फॉर 43 ईयर्स, और मैंने उनको हमेशा पापा का बैक ऑफिस संभालते हुए, उनके कार्यों को पर्दे के पीछे रहते हुए, संभालते हुए, निभाते हुए, करते हुए मैंने उनको हमेशा देखा है। और ईमानदारी से, मतलब जितना गर्व मुझे मेरी माँ पर है, मैं इतना गर्व किसी और चीज़ पर नहीं कर सकता। उन्होंने ना सिर्फ मेरे पिता के जाने के बाद एक माँ की भूमिका, बल्कि एक पिता की भी भूमिका निभाई, और परिवार के इस कठिन दौर में चट्टान की तरह वो मेरे साथ खड़ी रहीं, और एक माता पिता दोनों की भूमिका में वो रहीं। तो मुझे खुशी और गर्व है कि मैं एक ऐसी माँ का अंश हूँ और एक ऐसे पिता का अंश हूँ जिन्होंने मुझे ऐसी विपरीत परिस्थितियों में संभाले रखा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू भाई।